हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर 9। चैप्टर 9 क्या है, चलिए देखते हैं। चैप्टर 9 है क्या है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या है देखिएगा, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये दिया हुआ। बेसिकली इसे हम जानते हैं किसे, बेसिकली इसे हम जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, देखिए ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन 1 या 2 आते ही आते हैं। देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ पॉइंट में क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात है कि आपको बेसिक फॉर्मूले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है। बेसिक मतलब देखिए, साइन थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाई हाइपोटेनस। सेम इसी तरह से हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। ये बेसिक फॉर्मूला है। इसके साथ साथ आपको एंगल की भी वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए, होनी चाहिए। जैसे कि क्या है, साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 30 डिग्री। इसी तरह से जितने भी मैंने लास्ट क्लास मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में मैंने टेबल लिखवाई थी एंगल की, वो आपको याद होनी चाहिए, तभी ये चैप्टर को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और मैं एक बात और क्लियर करना चाहिए, देखिए ये जो हाइट एंड डिस्टेंस की जो चैप्टर है वो बेसिकली लैंग्वेज बेस्ड पे क्वेश्चन है। मेरे कहने का मतलब है कि इसमें ना आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे ना लैंग्वेज में मिलेंगे। आपको धीरे धीरे उस लैंग्वेज को बारीकी से रीड कीजिए और उसके साथ साथ आपको साइड में लिखना है कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैसे कि मैं लिखती थी नहीं लास्ट प्रॉब्लम में कि गिवन। गिवन का मतलब होता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप जब ये सारी पॉइंट लिख दीजिएगा, उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि साइड में आपको डायग्राम भी बनाते चलना है। जब एक बार डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा क्वेश्चन के साथ, तो आप क्या कीजिएगा, जब डायग्राम को देखिए तो आपको आप खुद माइंड में आप कैच कर लीजिए कि आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। ये है इस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, बस 2 कंसेप्ट है। वो भी उसके भी क्या डिफिनीशन कभी नहीं पूछे जाते हैं। बस वो क्वेश्चन जो देते हैं उसके क्वेश्चन में जो चीज पूछा जाता है वो आपको समझ के बोर्ड पे मतलब कॉपी में लिखना होगा। चलिए 2 कंसेप्ट क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखिए इसके डिफिनीशन कभी नहीं पूछते एग्जाम में। और सबसे बड़ी चीज है कि ये जो चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस का, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम हो, आप ले वहाँ हाइट एंड डिस्टेंस के एक क्वेश्चन आते हैं, चाहे रेलवे के हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपी, किसी भी तरह के कंपटीशन एग्जाम हो, वहाँ हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते ही आते हैं। सीजीएल हो, किसी भी तरह के एग्जाम में हो। चलिए हम करवाते हैं आज से शुरू हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस क्या है, हाइट एंड बेसिकली हम इसी नाम से जानते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए पढ़ा रही हूँ। आप लोग देखिएगा, मैं अगर बोर्ड पे छोटा लिखती हूँ तो मेरी जो बोलने का जो वॉइस होती है वो तो आपको क्लियर सुनाई देती है, तो आप उस चीज को अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिए। देखिए कभी कभी बोर्ड पे लिखते लिखते मैं छोटा लिख देती हूँ, तो वो आप जब मैं बोलती हूँ तो मेरे जो आवाज आते जाती, तो आप उससे तो ये समझ सकते हैं कि मैम ने ये लिखने की बोलने मतलब ये बोल रही है तो मतलब वो बोर्ड पे लिख रही है। मैं सारी चीज बोल बोल के लिखती हूँ ताकि आप लोग क्लियर समझ में। अगर बोर्ड पे सपोज अगर ये मेरी मार्कर की इंक थोड़ी कम हो गई तो लाइट मेरी लिखने मतलब लाइट हो जाती है लिखते लिखते, तो आप मेरी वॉइस को सुनिए, उसको कॉपी में नोट कीजिए। ऐसा नहीं अगर मैं छोटा मतलब छोटे राइटिंग में लिख रही हूँ जो आपको क्लियर दिखाई ना दे रही हो, तो आप ये मार्कर जब
मैं बोलती हूँ ना उस चीज को आप क्लियर सुनाई देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में 2 कंसेप्ट है, वो अगर आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा तो आपको मतलब इजी लगे। देखिए पहला क्या है, इसमें 2 तरह के कोण बनते हैं। एंगल ऑफ इलिवेशन मैं थोड़ा सा इधर लिखती हूँ तो थोड़ा सा क्लियर आएगा। चलिए ये हाइट एंड डिस्टेंस आप नोट कीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्या है, एंगल ऑफ इलिवेशन। देखिए हम कंपैरिजन करके बताते हैं, देखिए क्या होगा। सेकेंड है एंगल ऑफ डिपेरेशन। देखिए क्या होता है, एंगल ऑफ इलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, चलिए मैं उसे भी लिखती हूँ ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को अच्छे से समझ में आए। हाँ, उन्नयन कोण, इसे बोलते हिंदी में उन्नयन कोण, और इसे बोलते हिंदी में अवनयन कोण। देखिए ये क्या होता है, देखिए अगर हम सपोज आप कोई रोड पे खड़े हैं और आप रोड पे खड़े हैं और अपने घर की छत की टॉप को देख रहे हैं, ठीक है। देखिएगा एक बंदा, देखिए क्या होता है, एक बंदा ये रोड पे खड़ा है, ठीक है, ये बंदा रोड पे खड़ा है, वो अपनी बिल्डिंग के छत को देख रहा है। कहाँ से, ग्राउंड से, मतलब रोड से देख रहा है। तो जब ये लाइन जो बनती है ना उसकी आर्क से, उसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। और इसके आर्क से जो लाइन से जो कोण बनती है उसे हम एंगल ऑफ क्या बोलते हैं, एलिवेशन। मीन्स कहने का मतलब है कि सपोज आप अपने घर में रोड पे खड़ा है और रोड से क्या कर रहे हैं, अपने घर के छत को देख रहे हैं गौर से कि छत पे क्या रखा हुआ है। तो जो आपकी आंख से जो कोण बनी, जो आप तिरछा करके देख रहे हैं ना, लाइन ऑफ साइट बनती है। कहाँ से, आपके आंख से और बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है। तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन, और उसके साथ जो आंख के साथ जो कोण बनती है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अब चलिए आप अपने बिल्डिंग के छत पे खड़े हैं, ये आपकी बिल्डिंग है मान लिया जाए। चलिए आप यहाँ पे खड़े हैं और छत पर से आप क्या कर रहे हैं, रोड पे देख रहे हैं कि रोड पे क्या गिरा हुआ है। देखिएगा इस तरह से आपकी आंख से जो कोण बनती है, इसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। लाइन ऑफ साइट, इसे लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। इसे हम हिंदी में, इस लाइन को हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, ठीक है। इसे भी हम क्षैतिज रेखा ही बोलेंगे हिंदी में। देखिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन को हम उन्नयन कोण, मतलब ये मेरा उन्नयन कोण बन रहा है। आपको ये चीज एकदम अच्छे से समझनी चाहिए, माइंड में सेट करनी चाहिए कि उन्नयन कोण कब बन रहा है और अवनयन कोण कब बन रहा है। क्योंकि क्वेश्चन में जब भी आएंगे इन्हीं 2 के बेस पे आपको क्वेश्चन सोल्व कर, आपको इन दोनों का डिफिनीशन कभी नहीं एग्जाम में पूछेगा कि अवनयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, या एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, या एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। नहीं,
आपको बस बेसिकली आपको समझना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनते हैं। चलिए, ये जो थीटा बन रहा है क्षैतिज रेखा के साथ, इसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। अब देखिएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा मेरा। अब कैसे, आप सोचिएगा, दिमाग में आ रहा हो कि मैंने यहाँ थीटा बना दिया, फिर यहाँ भी थीटा बना दिया। देखिएगा, आप लास्ट क्लास में आप जब दो पैरेलल लाइन को देखिएगा, जब दो पैरेलल लाइन को, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ लाइन पढ़े होंगे, जब दो पैरेलल लाइन को, ठीक है, एक ट्रांसवर्स लाइन जब काटती है, ठीक है, जब ट्रांसवर्स लाइन काटती है तो देखिए ये क्या एंगल बन रहा है, हम इसे क्या लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये इसके साथ अपोजिट है, ठीक है, ये इसके साथ अपोजिट जो कोण बन रहे हैं, जो देखिएगा, देखिए 1 2 3 4, तो अपोजिट साइड वाली जो एंगल होती है ना वो सेम होती है। देखिएगा, ये ट्रांसवर्स लाइन है, दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्स लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, और जो एंगल बना रही है, देखिए अपोजिट पेयर, अपोजिट पेयर मेरा क्या हो जाएगा, देखिएगा पेयर ऑफ अपोजिट, पेयर ऑफ अपोजिट, अपोजिट क्या है हमारा, आप देखिएगा इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का अपोजिट क्या है, देखिए क्या है, देखिए ये एंगल, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 4 एंड एंगल 6 क्या है मेरा, अपोजिट, मतलब जो ये एंगल 4 एंड एंगल 6 5 6, ये देखिए मेरा 6 है। आप देखिएगा, अगर आप यहाँ नहीं समझ रहे हैं तो आप सर्च कीजिएगा, कहाँ सर्च कीजिएगा, आप जो आपने 9 8 में जब पढ़े होंगे तो आपके पास नोट्स होगा, तो देखिएगा ये एंगल और ये एंगल के अपोजिट है, तो दोनों एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखिए ये थीटा बना रही है, मीन्स अगर ये 30 डिग्री बना रही है तो ये हमारी एंगल डिप्रेशन क्या हो जाएगी, ये भी हमारी एंगल ऑफ डिप्रेशन ही कहलाएगा। लेकिन ये जो ये 30 डिग्री बनती है, ये भी हमारी 30 डिग्री ही बनेगी। चलिए, ये आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स उन्नयन कोण और अवनयन कोण क्या है। चलिए फिर से हम रिवाइज करते हैं, जब हम रोड पे खड़े होकर अपनी बिल्डिंग की छत को देख रहे हैं तो जो मेरी आंख के साथ जो कोण बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अवनयन कोण हिंदी वाले बोलेंगे, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इंग्लिश वाले बच्चे बोलेंगे। इसी तरह से अगर हम बिल्डिंग के छत पे खड़े हो गए और रोड पे देख रहे हैं क्या गिरा हुआ है छत रोड पे, तो मेरी आंख के साथ जो कोण बनाती है ना उसे हम उन्नयन अवनयन कोण बोलेंगे और एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ये ही दो बेसिक कंसेप्ट है, इसके कभी भी डिफिनीशन एग्जाम में नहीं पूछते हैं। हाँ, इसके क्वेश्चन जरूर 2 से 3 पूछे जाते हैं। अब चलिए मैं क्वेश्चन करवाती हूँ। देखिए इसके ना एनसीईआरटी की बुक में टोटल 7 एग्जाम्पल हैं। मैं सारे एग्जाम्पल भी करवाऊंगी क्योंकि एग्जाम्पल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या है। चलिए हम एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं क्या है। ये है एक्सरसाइज चैप्टर 9, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, एनसीईआरटी की बुक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो मैं लिखाती हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन है, जिनके पास बुक नहीं है वो नोट कीजिएगा, जिनके पास बुक है वो आप देखिएगा क्या है। देखिए एग्जाम्पल है, ए टावर stand
vertically on the ground, on the ground from a point on the ground, from a point on the ground, which is 15 meter away from the foot of the tower, from the foot of the tower, the angle of elevation, the angle of elevation of the top of the tower is found कितना है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं, आप लोग बुक देखिएगा, ठीक है। मैं इंग्लिश में यहाँ लिखा दे रही हूँ, लेकिन एक्सप्लेन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में करती हूँ। चलिए क्वेश्चन देखिए गौर से, क्या रहा है कि एक टावर इज स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। अब सबसे पहले मैं क्या बोली कि सबसे पहले बी फर्स्ट ड्रॉ डायग्राम। देखिएगा ये मेरा एक टावर है, ठीक है, ये हम टावर ले लिए। चलिए वर्टिकली स्टैंड हो गया। ऑन द ग्राउंड, ये मेरा ग्राउंड है, ये ग्राउंड पर ये टावर खड़ा है। देखिएगा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है P, ठीक है। बीच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखिए ये टावर का फुट है, मतलब ये हमारा टावर है, ये टावर का फुट हो गया। ये पॉइंट P जो है टावर के फुट से 15 मीटर की दूरी पे है। देखिएगा डिस्टेंस कितना है 15 मीटर। 15 मीटर की दूरी पे टावर से ये पॉइंट P जो है 15 मीटर की दूरी पे है। चलिए ऑन द टावर ऑफ दी, देखिए 15 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसने डायरेक्ट लिख दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप, मतलब टॉप, ये टॉप ऑफ द टावर। टावर क्या है, टॉप है, ये टावर है। देखिए इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मीन्स इसकी ये टावर की हाइट को मुझे फाइंड करना है, ठीक है। मतलब हिंदी वाले बच्चे को क्या बोलेंगे, ऊंचाई, इसके हम दूरी बोलते हैं। चलिए ये हम क्वेश्चन अभी मैं क्लियर कर देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जिनके पास बुक है वो नोट डाउन नहीं करेंगे, और जिनके पास नहीं है वो कर लीजिएगा। चलिए 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ। देखिएगा क्वेश्चन में क्या मुझे फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, ये तो मैं अभी लिख देती हूँ। हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, देखिएगा हाइट ऑफ टावर, इसकी ऊंचाई, इस टावर की ऊंचाई मुझे फाइंड करनी है। अब देखिए हम इसे पॉइंट डिनोट कर लेते हैं। देखिए P तो हम मान लिए हैं, QR। अब सबसे पहले मैं क्या बोलती हूँ कि हमेशा जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है उसे आप नोट डाउन कीजिए कॉपी में। कैसे, देखिए गिवन, क्या गिवन है, ये तो आपको, चलिए गिवन भी है, चलिए हम लेट भी कर लेते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि लेट, ठीक है। लेट क्या लिखते हैं,
क्यू आर इक्वल टू, क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू एच, एच हम ले लिए, इक्वल टू क्या है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, ये देखिए हाइट ऑफ टावर हम एच ले लिए। अब पी क्यू क्या है, पी क्यू, पी क्यू इक्वल टू कितना दिया हुआ है 15 मीटर, इसे हम क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन किसकी दूरी, फ्रॉम टावर, टावर टू पॉइंट, पॉइंट पी, देखिए हम पॉइंट को पी टी करके लिख रहे हैं, पॉइंट पी, ठीक है। पी क्यू हमारा, पी क्यू क्या मिल रहा है मुझे, डिस्टेंस बिटवीन, मतलब डिस्टेंस मतलब दूरी किसके बीच की, टावर, टावर ये मेरा टावर एंड पॉइंट पी की ये मेरी दूरी है, ठीक है। अब चलिए क्या मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड तो मुझे क्या करना, एंड क्या दिया हुआ है देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन में आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम इजीली इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आप साइन थीटा लेते हैं, सपोज साइन थीटा भी लीजिएगा आप, तो भी ये क्वेश्चन निकल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या मुझे ये इसकी हाइट, लाइन ऑफ साइट की लेंथ, लाइन ऑफ साइट हम इसको बोले थे, लाइन ऑफ साइट की हाइट मुझे फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके बाद इसको ये आप सोल्व कीजिएगा। अब देखिए हम सिंपली कॉस भी लीजिएगा तो भी दिक्कत है, चलिए हम देखिए टेन लेते हैं, टेन थीटा इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई बेस, यही होता है। अब थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो हम क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या है, क्यू आर है, क्यू आर हम लिख दिए, ठीक है। अब बेस हमारा पी क्यू है, पी क्यू देखिएगा पी क्यू। अब फिर से हम यहाँ लिख रहे हैं टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू कितना है 15। चलिए ये तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए देखिए अब टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। आप टेबल में चेक कीजिएगा, क्यू आर डिवाइडेड बाय कितना 15। ठीक है, तो क्यू आर मीन्स एच जो हमने मान लिए थे, ठीक है, कितने होंगे 15√3 आ गया, ये 15 से मल्टीप्लाई होके आ गया ये मीटर। तो आप लीजिएगा, आप लिखिएगा नीचे में जरूर लिखिएगा देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर मेरा क्या हो जाएगा 15√3, मतलब टावर की जो ऊंचाई है कितना हो जाएगा 15√3 मीटर। यही हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये क्लियर आप लोग को समझ में आ रहा। सबसे पहले आप लैंग्वेज को धीरे धीरे पढ़िए, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार 3 बार समझिए। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। डायग्राम जब आपका एक बार बन जाएगा ना, तो आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कीजिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस एक्चुअली कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। जब आप एक बार लैंग्वेज को समझ जाइएगा ना, तो 2 से 3 लाइन में आप क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये भी थोड़ी देखिए कितनी लंबी लैंग्वेज है, ये तो मेरी आधे ही बोर्ड चली जाएगी लैंग्वेज लिखने में, फिर भी मैं लिखती हूँ। चलिए देखिए क्या एग्जाम्पल में, एन इलेक्ट्रीशियन has to repair an electric fault
on a pole, on a pole of height 5 meter, she need to reach a point 1.3 meter below the top of pole to undertake the repair work. Heart should be length of ladder. Heart should be length of ladder that she use which ladder when inclined at angle 60 degree to horizontal. Also find distance between ladder and pole. देखिए एक्चुअली ये बहुत लंबी मतलब बहुत ज्यादा लंबा था, मैंने यहाँ से शॉर्ट कर दी कि क्या मुझे फाइंड करना है। आप लोग बुक में देखिएगा। अब देखिए क्या मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग समझिएगा। देखिए एक इलेक्ट्रीशियन है, मतलब जो इलेक्ट्रीशियन मतलब आप समझ रही होंगे, जो बिजली का जो काम करते हैं उन्हें इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं। एक इलेक्ट्रीशियन लेडीज है, वो क्या कर रही है कि पोल में फॉल्ट आ गया है तो उसे रिपेयर करने हैं, उसे रिपेयर कर। देखिए एक हमारा पोल है, देखिए ये मेरा पोल है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है, इसकी हाइट दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन कहा क्या रहा है कि सी नीड टू रीच दी 1.3 मीटर बिलो, मतलब जो फॉल्ट आया है मेरा, जो फॉल्ट आया है, दिक्कतें आ रही हैं पोल में, कहाँ आ रही है? टॉप से 1.5 मीटर बिलो, मतलब इसकी लेंथ 1.3 मीटर है, इसके बिलो आ रही है, ठीक है। अब पोल पे कोई बंदा जाएगा तो किससे जाएगा? ऑब्वियसली सीढ़ी होगी, जिसे हम लैडर बोल रहे हैं। देखिए ये मेरा लैडर है, मीन्स सीढ़ी है, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल से कितनी डिग्री एंगल पे खड़ा है लैडर? 30 डिग्री पे, मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे दिया है? 60 डिग्री, ठीक है। ये खड़ा है। अब आपको क्या पूछ रहा है? हाइट ऑफ पोल, मतलब ये जो पोल की हाइट है, सॉरी इसे नहीं, हाइट ऑफ स्लंट हाइट पूछ रहा है, मतलब ये लैडर की हाइट पूछ रहा है, और साथ ही साथ क्या पूछ रहा है? इस डिस्टेंस, ये जो मेरा दूरी है लैडर के साथ। चलिए अब इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, ये आपको क्लियर आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन में, जिनके पास बुक है वो बुक देखिएगा। चलिए अब हम सोल्व करते हैं। क्या क्या पूछा है? देखिए को स्लंट हाइट पूछ रहा है। देखिए लाइन ऑफ साइट पूछ रहा है, लाइन ऑफ साइट पूछ रहा है, ठीक है।
ये इसकी लेंथ पूछ रहा है, साथ ही साथ जो लैडर एंड पोल के बीच की दूरी है उसे भी पूछ रहा है। चलिए हम इसे क्लियर आपको कराती हूँ। देखिए देखिए ये पोल है मेरा, इसे हम पोल मान लिए हैं, ठीक है। इसकी जो लेंथ दे रखी है पोल की 5 मीटर दे रखी है, आप एग्जाम्पल में देखिएगा, ठीक है। कोई बंदा है, ठीक है, कोई बंदा, देखिए यहाँ पे पोल पे क्या हो गया है, फॉल्ट आ गया है, ठीक है। और ये बंदा इस पोल को, फॉल्ट को सही करने के लिए सीढ़ी लगा के इस दूरी पे पहुंचता है। देखिएगा ये दूरी पे पहुंचता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो फॉल्ट आया है टॉप से कितने नीचे आया है, 1.3 मीटर से नीचे आया है, ठीक है। ये पोल की टोटल हाइट 5 मीटर दे रखा है, ठीक है। ये जो एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, साथ ही साथ आपको ये भी पूछा है ये जो दूरी बन रही है ना लैडर एंड पोल के बीच की दूरी जो हॉरिजॉन्टल से खड़ी है। चलिए हम इसे पॉइंट मान लेते, P A B C D। अब चलिए हम आपको हमेशा ही बोल रहे हैं क्वेश्चन जब भी आप सोल्व करिए कीजिए तो सबसे पहले जो जो पॉइंट क्वेश्चन में दे रखा है आप और उसके साथ आप जो लेके चल रहे हैं, मतलब ले मान रहे हैं, उसे आप फ्रंट में लिखिए, तब आपको क्लियर इजीली आपको जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगी। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि लेट क्या बोल रहे हैं, डीबी क्या हमारा हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल कितना दिया हुआ है 5 मीटर, ये बी ये डी। चलिए ठीक है। अब देखिए जब ये 5 मीटर है तो आप बीसी की जो लेंथ तो फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए बीसी इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बीडी माइनस डीसी, ये मेरा डीसी हो गया। तो बी और डी कितना है 5 मीटर, और डीसी इसे हम डी मान ले हैं, डीसी कितना है 1.3, कितना मेरा आ गया 7.3 मीटर। मीन्स आपको ये लेंथ फाइंड हो चुका है क्वेश्चन में 3.7 मीटर। देखिए आगे समझ में। अब देखिए ए बी हम क्या लिख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन क्या, डिस्टेंस बिटवीन हम क्या ले रहे हैं, पोल एंड लैडर, मतलब किसके बीच की दूरी हम ए बी ले रहे हैं, पोल एंड सीढ़ी के बीच की दूरी को हम ए बी ले रहे हैं। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण कितना दे रखा है क्वेश्चन में 60 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड क्या करना है, चलिए एसी की वैल्यू फाइंड करना है, ये लाइन ऑफ साइट की डिस्टेंस फाइंड करना है, और साथ ही साथ क्या फाइंड करना है, ए बी की दूरी, ए बी, ये दो चीजें आपको फाइंड करना है। चलिए हम लिख सकते हैं। अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ये आप लिखते चले जाइएगा, हम यहाँ साफ करके ऊपर लिख रहे हैं। चलिए देखिए जब मुझे ये चीज फाइंड है तो ये चीज को मैं आराम से इजिली फाइंड कर सकते। कैसे, देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड है, हमें बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 60 डिग्री, तो आप लिखिएगा सेन 60 डिग्री। देखिए कैसे, सॉरी देखिए फ्रॉम ट्राइंगल सी ए बी से चलिए लिख सकते हैं टेन थीटा डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बीसी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ए बी
ए बी मेरा बेस हो गया। चलिए हम पुट करते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या हो गया हमारा, BC कितना आ गया मेरा 3.7 और AB कितना है, AB मुझे फाइंड करनी है। तो AB इक्वल टू सेम 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, टेबल में आप देखिएगा √3 होती है। √3 इक्वल टू 3.7 डिवाइडेड बाई AB हो गया मेरा। अब AB कितना हो गया, अब यहां से लिख सकते हैं AB इक्वल टू 3.7 डिवाइडेड बाई √3। AB को हम इधर लेंगे, √3 को हम इधर ले आए। चलिए ये आ गया। अब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो AB इक्वल टू हम सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 2.14 मीटर। अब AB क्या है लिखिएगा आप, इसलिए डिस्टेंस बिटवीन चलिए डिस्टेंस बिटवीन क्या है, पोल एंड लैडर के बीच की दूरी कितना आ गया 2.14 मीटर। ये फर्स्ट आंसर। अब लाइन ऑफ साइट की लेंथ भी पूछा है क्वेश्चन में। चलिए हम फिर से लिख सकते हैं, ना फ्रॉम ट्राइंगल ABC से, ना ट्राइंगल CAB से, ठीक है। अब साइन हम ले रहे हैं, मतलब देखिए लेंथ की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे फाइंड कर पता है 3.7। आप इसे तुम साइन 60 ले रहे हैं, साइन 60 इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC अपॉन AC। अब AC के हाथ मुझे लेंथ फाइंड करनी है। चलिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है √3/2। BC कितना है 3.7 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा AC। अब देखिए कैसे आता है, AC इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3 आ जाएगा AC। तो क्या हो जाएगा सोल्व करने के बाद कितना आंसर आएगा इसका, AC आएगा। आप सोल्व कीजिएगा। √3 की वैल्यू कितना दे रखा है 1.732 होता है √3 की वैल्यू। चलिए कितना आ गया सोल्व करने के बाद 4.28 मीटर अप्रॉक्स। चलिए AC आप लिखिएगा नीचे, जरूर ये चीज जरूर लिखिएगा। देयरफॉर लेंथ ऑफ लैडर इक्वल टू क्या हो जाएगा AC इक्वल टू आप क्या लिखिएगा 4.28 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। आज के लिए क्लास यहीं तक है। आई होप आप लोग ये चीजें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आता है तो हम हमेशा कहते हैं वीडियो देखिए, जो चीजें नहीं समझ में आ रही है आप आराम से मुझे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में उसे एक्सप्लेन करूंगी। देखिए इसमें ना एक्चुअली बेस सिर्फ ओनली लैंग्वेज का खेला है। आप एक बार लैंग्वेज को समझ जाइएगा धीरे धीरे पकड़ के, उसके बाद जो ये इस तरह का डायग्राम है, डायग्राम एक बार जब क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन 3 से 4 लाइन में ये सोल्व हो जाती है। एक्चुअली देखिए अगर 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर में, तो आपको इस तरह से एक पॉइंट करके क्लियर करके लिखना ही होगा। और अगर 1 नंबर में क्वेश्चन होंगे तो इस तरह से तो पहले क्वेश्चन आएंगे नहीं, सिंपली हाइट और डिस्टेंस, तो आप आराम से 1 या 2 लाइनों से आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। आप लोग से बस इतना रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।